तो वोटिंग लगातार जारी है और हमारे साथ कई मेहमान लगातार बने हुए हैं। आपको बताते चले कि हमारे साथ गेस्ट के पैनल में एक और मेहमान भी जुड़ गए हैं। राजवीर रोहिला जी हमारे साथ बीजेपी से इस पैनल में जुड़ रहे हैं। और राजवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो परसेंटेज है उसको किस रूप में देखा जाए। अलग अलग इशूज़ को लेकर के वोटिंग की बात पहले से होती रही है। तो आज जनता अगर निकल रही है कम संख्या में, ज़्यादा संख्या में, या कुछ उम्मीदें हैं अभी भी, क्योंकि अभी वोटिंग का टाइम है, हालांकि उसमें तेजी लाने की जरूरत है, तो इसके क्या परसेप्शंस बन रही है, तमाम बातें हैं। राजवीर जी, अगर आप ही के पास आऊं मैं पहले, अभी तक जो मतदान का प्रतिशत ये जो सामने आया है वो ठीक एक बेहतर आंकड़े तक पहुंच रहा है, 45% और इसके आसपास अगर है। 3 बजे तक की बात कर रहे हैं हम लोग अपडेट के हिसाब से। और चूंकि गर्मी बड़ा फैक्टर तो है ही है, स्वाभाविक बात है, शायद अब जो है लोग और संख्या में निकलेंगे। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं अपने लिए? जी, सभी को नमस्कार। अभी जो चुनाव का पैटर्न चला हुआ है ये ठीक ठाक है, क्योंकि 3 बजे तक करीब 50% वोटिंग हो चुकी है। और ये जब तक ये वोटिंग खत्म होगी तब तक शायद 70 से ऊपर जाएगी, क्योंकि 2019 में 70% के करीब 69.74 हुई थी वोटिंग। ठीक है ना, क्योंकि आज से थोड़ा गर्मी का मौसम था, बीच में 2-3 घंटे गैप रह गया, 12 बजे के आसपास से गर्मी ज्यादा थी तो लोग कम दिखे। लेकिन अब फिर बूथों पर जनता जा रही है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। तो मुझे लगता है ये जो वातावरण जो अभी चला हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल पक्ष में है। जनता ने जो 10 साल का हमारा काम देखा उस पर वोट करने निकल रही है जनता। लेकिन रोहतक में परसेंटेज काफी कम दिख रही है अभी तक के हिसाब से। 50% के पास भी ओवरऑल ये आंकड़ा नहीं पहुंच पा रहा है। सिरसा में भी कमोबेश ऐसी स्थिति नजर आ रही है। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा है, सुबह भीड़ दिखी थी बूथों पर, लेकिन क्योंकि लोगों को अपने काम भी करने होते हैं तो गांव देहात में थोड़ी सी कम थी। लेकिन अभी अब ठीक ठाक चल रहा है अभी, क्योंकि अभी 3 बजे का जो आंकड़ा आया है चुनाव आयोग का 49% है, मतलब तो अभी तक हो चुका है। तो जब शहर बदलेगा, लास्ट जो मतलब आएगा मूवमेंट, तो 70% से ऊपर क्रॉस कर जाएगा। मुझे लगता है 2019 से ज्यादा वोटिंग अब की बार होने जा रही है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। राजवीर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश मिश्रा जी लगातार बने हुए हैं। सतीश जी, हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज घटा हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो एक तरफ एक बड़ा मुद्दा है ही कि वोटिंग परसेंटेज इस बार कम है तो कितना उसका असर पड़ेगा। दूसरी तरफ हम बात करें अगर इंडिया गठबंधन की, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का दावा था कि हम इस बार एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे, तो जो बाकी चुनावों में हमने देखा कि वोट कट जाते थे एक दूसरों की मौजूदगी से, वो कम हो जाएगा क्योंकि इस बार दोनों साथ में मजबूती के साथ चुनावी मैदान में रहेंगे। क्या वाकई में ऐसी स्थिति अब देखने को मिल सकती है? 6 चरण के मतदान लगभग अब 2 घंटे में, आज 6ठा चरण भी पूरा हो जाएगा, या फिर इसके उलट इंडिया गठबंधन के लिए ही मुश्किलात बढ़ती हुई साथ में आने से? मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन में ऐसी कोई बड़ी दरार हो या कोई संबंध में कोई परेशानी हो। मुझे लगता है कि चुनौती है। और जो हम देखिए, मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के मतदाताओं का कहीं ज्यादा है आज बीजेपी के मतदाताओं के मुकाबले। ये मेरा असेसमेंट है। मेरा इसका कारण ये है कि जिस प्रकार से बहुत दिनों से रिपोर्टें आ रही हैं, पिछले 5 जो चरण चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही ये खबरें आई हैं कि आरएसएस का कार्यकर्ता उस ढंग से नहीं सक्रिय हुआ है जैसा होना चाहिए। जबकि ये बात भी खबरें आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग निकल रहे हैं और उनके उस तरह की आवाजें भी आ रही हैं। तो मेरे लिए किसी भी हालत में जो मेरा पर्सनल असेसमेंट है, जो मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपसे कह सकता हूं कि पिछले मैंने 1965 से लेकर जितने चुनाव हुए हैं उनको देखा है, उनको समझा है, उनका विश्लेषण किया हुआ है। अच्छा सतीश जी, लेकिन आपकी बात पर मुझे मेरा एक सवाल बन रहा है। मैं चाहूंगा कि आप जरा इसको एलोबरेट करें। आपने आरएसएस का जिक्र किया, बीजेपी को लेकर के इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ रहा है, ऐसा आपको असेसमेंट में नहीं लग रहा है? हालांकि रिजल्ट आना बाकी है, पिक्चर तो ये तो वो फैक्टर है जहां से ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी अगर पीएम की तरफ प्रोजेक्ट हुए थे, पीएम के लिए आज
थर्ड टर्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये वो फैक्टर था, आप कह रहे हैं कि वो फैक्टर जो सबसे की फैक्टर था बीजेपी के लिए, वो बहुत सक्रिय नहीं हो पाया है? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूं, देखिए मेरे लिए पत्रकार के नाते जिस प्रकार के सिग्नल्स आते हैं उनको अंडरस्टैंड करके बात को कहना होता है। देखिए चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष अगर ये कहता है कि हमको अब आरएसएस की उस तरह से जरूरत नहीं है, अब अपने आप में सक्षम है, तो देखिए ये बात कहीं उसने ऑफ द कफ नहीं कही है, ये सोच समझ के कही हुई बात है। तो मेरा आकलन ये है कि कहीं ना कहीं मतभेद हैं। अच्छा, उसके साथ अगर आप ये मानेंगे कि देखिए 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव एक इमोशनल मुद्दे का चुनाव था। बड़े 2014 का चुनाव प्रॉमिसेस का चुनाव था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, 15 लाख मिलने वाले हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 2019 में बालाकोट और पुलवामा दोनों ने मिलकर एक नया माहौल पैदा किया था, डर पैदा किया था, देश की सुरक्षा का माहौल हुआ था। तो उसके चलते एक अजीब किस्म का एक माहौल था। आज चुनाव मुझे लगता है कि लोकल इश्यूज पर भी लड़ा जा रहा है। एक बड़ा मुद्दा जो ओवरऑल इमोशनल मुद्दा है, मुझे लगता है कि उस प्रकार से वो इस वक्त मौजूद नहीं है। और न होने की वजह से ही मैं कह रहा हूं असल मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं, असल मुद्दों लोग सोच रहे हैं अपने हित के बारे में कि भाई देखिए आप और हम बैठे हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास नौकरी ना हो तो हम नौकरी की बात करेंगे नहीं करेंगे। आपको सैलरी मिल रही है और आप ना खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं तो महंगाई की बात करेंगे हम लोग, बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता को इस वक्त कोई एक ऐसा मुद्दा अद्वैत कर रहा है कि वो सब चीज भूल जाएं, अपने पेट की समस्या भूल जाएं, अपने रोजगार की समस्या भूल जाएं और वो उस मुद्दे पर वोट देना शुरू करें। बिल्कुल, यानी कि जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो वास्तविकता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उससे ज्यादा रिलेट कर पा रहा है वोटर और उसी को सोच के वोट डालने के लिए पहुंच रहा है, बजाय इसके कि कोई एक बड़ा मुद्दा हो जिसको लेकर एक होड़ मची हो, एक पार्टी की तरफ झुकाव हो, वो नहीं अब देखने को मिल रहा है। मैं लौटूंगी सतीश जी आपके पास में। हमारे साथ में जेजेपी से प्रवक्ता भाग सिंह दमदमा जी भी जुड़ गए हैं। भाग सिंह जी, स्वागत है आपका। जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता लगातार जमीनी स्तर पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन बतौर जेजेपी पार्टी कार्यकर्ता आपके भी होंगे फील्ड पे, क्या लग रहा है आपके जो इनपुट्स है, कितने अब आश्वस्त आप नजर आ रहे हैं? छठे चरण में आज मतदान लगभग पूरा होने जा रहा है, 2 घंटे बाकी। देखिए, जिस प्रकार से आज मतदान की फिर भी अभी तक भी 4 साढ़े 4 बजने को है और जो मतदान की स्पीड है वो लगभग 58-60% भी नहीं अभी टच कर पाई, 55 से 57% के बीच में है अभी तक का, जहां तक है, क्योंकि 1 घंटा पहले 48%। देखिए, इस प्रकार से जिस प्रकार लोगों का रुझान कम आ रहा है, ये जरूर मौजूदा सरकार के लिए चिंता का विषय हो सकता है कि कम मतदान होना कहीं ना कहीं सरकार से नाराजगी का विषय भी हो सकता है। लेकिन जननायक जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 10 की 10 हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकसभा सीटों पे उम्मीदवार खड़े किए, हमारे तकरीबन बूथ तक कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला हुआ है और बहुत अच्छी स्थिति में जननायक जनता पार्टी कई लोकसभा हलकों में है। और उसके अलावा यदि विधानसभा वाइज भी एनालिसिस किया जाए तो विधानसभा भी कई ऐसी विधानसभाएं जहां जननायक जनता पार्टी लोकसभा के दायरे में पड़ने वाली विधानसभाएं, बेशक सीट कहीं ऐसी हो सकती है कि वहां तक ना पहुंच पाए, लेकिन विधानसभा वाइज आउटपुट बहुत अच्छी निकल कर आ रही है जननायक जनता पार्टी। और जिस प्रकार से आज वोटिंग खत्म होती है और उसके बाद 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके हिसाब से जननायक जनता पार्टी साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी में एकदम से जुट जाने का काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से मतदान प्रतिशत, चाहे उसमें कई रीजन दिए जाए कि गर्मी का दिया जाए, क्योंकि पिछली बार भी जब चुनाव था तो इतना धीमा मतदान नहीं था जितना अब की बार हुआ है। तो अब की बार जो मतदाता में जोश था, जो देखने को मिलता था, हमें कहीं ना कहीं, हर जगह तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं हमें उस चीज का लगा है कि कहीं ना कहीं कमी है जोश के अंदर मतदाता की, जिस प्रकार झूम झूम, क्योंकि कई बूथ ऐसे देखे कि भाग सिंह जी, मतदाता के जोश में कमी या कार्यकर्ता में, बतौर पार्टी कहां देख रहे हैं अपने आप को अब इस चुनाव में? देखिए, हमारे जननायक जनता पार्टी के पूरे हरियाणा के अंदर
तकरीबन हर विधानसभा लेवल पर बूथ के ऊपर कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा परिश्रम किया है, पूरी मेहनत की है। और अब तो जैसे आज प्रदेश की जनता ने, उनका भाग्य 6 बजे ईवीएम के अंदर बंद हो जाएगा, वो 4 को सबके सामने आएगा कोड। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पहले से बहुत कम अच्छा प्रदर्शन कर पा रही है। जितना 2019 में प्रदर्शन था वैसा प्रदर्शन नहीं। ऐसा है क्या राजवीर जी ऐसा ही है क्या? जेजेपी को साथ नहीं रख करके आपने गलती कर दी है, वरना प्रदर्शन बेहतर होता, ये कह रहे हैं भाग सिंह जी। चुके हैं और मैं इनको आज बता देता हूँ, इनके पूरे हरियाणा में 2 लाख वोट नहीं आने वाले। इन लोगों के पूरे 2 लाख वोट नहीं आने वाले पूरे लोकसभा में। हर जगह जमानत जब्त हो रही है इनकी, जब इनके एजेंडे नहीं, ना अंदर है ना बाहर है। ये सफेद झूठ कैसे बोल सकते हैं? ये जहां जिस क्षेत्र से मारता हूँ मैं 4-5 बूथों पर गया था, ना इनके बाहर एजेंडे थे ना अंदर थे, ठीक है। और मेरा हल्का सोनीपत पड़ता है, सोनीपत में ये लोग 20,000 क्रॉस नहीं करने वाले। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। और आप एक बात याद रखिए, 2019 में भी 70% के आसपास ही मतलब मतदान हुआ था, तब भी हम लोगों ने 10 की 10 सीटें जीती थी। और आज ये जो अभी जो चल रहा है पैटर्न, तो ये मुझे लगता है 70% से 2-3% ऊपर ही जाएगा, क्योंकि जनता में उत्साह है। जनता ने जो हरियाणा सरकार ने और भारत सरकार ने जो काम किया है, जनता उस पर वोट कर रही है और बड़े उत्साह से जा रही है। और मैं एक बात और बताऊंगा आप लोगों को, ये जो महिलाओं का एक महत्वपूर्ण कारक रहेगा अब की बार हरियाणा में। महिलाओं ने जो हरियाणा सरकार ने जो योजनाएं दी है महिलाओं को, या केंद्र सरकार ने जो दी है, उनसे वो बड़ी खुश है और बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। ठीक है, आधी आबादी बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, लेकिन किसके पक्ष में वोट डाल रही है तो 4 जून को ही समझ में आएगा राजवीर जी, कि आधी आबादी का मन क्या कहता है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता वीरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, सुबह तस्वीरें आई थी, सुशील गुप्ता जी पहुंचे थे, दौरा कर रहे थे बूथों का, तो अपनी जीत को लेकर तो आश्वस्त नजर नहीं आ रहे, लेकिन सही तरीके से चुनाव हो इसका भी खूब ख्याल रखा जा रहा है। वीरेंद्र जी सुन पा रहे हैं मुझे? संभवतः वीरेंद्र जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लौटेंगे वीरेंद्र जी के पास में। मैं स्वांगी, मैं सतीश जी के पास एक बार जी वीरेंद्र जी अगर सुन पा रहे हैं तो आप सवाल दोहराइए। स्वांगी, अभी मैं सुन पा रहा हूँ। जी वीरेंद्र जी, सवाल यही था कि सुशील गुप्ता को भी हमने देखा था, आज मतदान करने तो पहुंचे ही थे, यहाँ पे बूथों का भी दौरा करते हुए नजर आए हैं, तो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो इसका खुद भी ख्याल रख रहे हैं आज? हाँ बिल्कुल, डाउट बहुत ज्यादा है क्या? देखिए, निश्चित तौर पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और सब लोग मिलकर के इस इलेक्शन कोड का सब लोग ध्यान रख रहे हैं। और जिस तरह का क्षेत्र के अंदर जो उत्साह है युवाओं के अंदर, महिलाओं के अंदर, किसानों के अंदर, उससे आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पे हम लोग ये निश्चित है कि इंडिया गठबंधन की बहुत अच्छी जीत कुरुक्षेत्र के अंदर होने जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो जुमले थे, जो इन्होंने झूठ जनता से कहा, जो जिन्होंने जनता की अनदेखी की, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जनता के साथ पिछले 10 साल तक जो दुराचार किया, उनकी जो उन्होंने तकलीफें दी जनता को, तो सारी तकलीफों का जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दी है, उनका जनता ने जवाब देने का काम किया और जनता में भारी उत्साह था। कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ के आया है, उससे साफ ही साबित होता है कि कुरुक्षेत्र की जनता ने जो कुरुक्षेत्र का रण था वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में, इंडिया गठबंधन उसको अच्छे मार्जिन। ठीक है, आपके पास फिर से लौट रहे हैं वीरेंद्र जी। मैं सतीश जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो ये चूंकि पार्टीज के तौर पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं अपनी बात, बीजेपी की तरफ से लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के सभी लोग हैं हमारे पास साथ पैनल में, तो जो वोटर्स का मूड बना है, क्या सवाल ये है कि इस बार पैटर्न भी बदल गया है क्या? मतलब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को अप्रोच करने को लेकर के, उसकी तैयारी करने को लेकर के, क्योंकि इस बार जितने भी प्रत्याशी, चाहे वो पूर्व के सांसद रहे हैं जो मौजूदा फिर से टिकट दिया गया या नए सिरे से जिनको टिकट भी दिया गया है, तो ये सभी के सभी सिर्फ यही कहते आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
को 400 पार दिलाना है और हमारे इलाके से भी एक कमल हम दिला देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये काम किया है और उनको और हाथ को मजबूत करना है, उनको और ताकत देनी है। मैं ये समझना चाहता हूं, क्या खुद के असेसमेंट, खुद के काम को बताने की जो एक प्रक्रिया कहें रिवाज हम पहले देखते थे, सांसद बताते थे कि हमने ये किया है, हमारे इलाके में ये काम हुआ है, वो इस बार नजर नहीं आया है। तो क्या केवल पीएम के नाम पर आप जीत सकते हैं चुनाव? मनोज जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को उठाया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव होते हैं तो जब इमोशनल मुद्दा होता है, तो व्यक्ति पर मुद्दा होता है, तो उसमें और सारी चीजें गौण हो जाती हैं। अब समस्या इस बात की है कि इनके पास जो इनका सबसे बड़ा एसेट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी की विश्व गुरु, विश्व में सबसे बड़े नेता, दुनिया में भारत का बड़ा नाम, बड़ी इज्जत। अब इन मुद्दों को ही ये लोग रिपीट करते नजर आते हैं, चूंकि ग्राउंड पर जो धरातल है उस पर अगर शिकायतें लोगों की हैं, जैसा कि मैंने अभी आपसे चर्चा की थी कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। जब आप कभी बैटल फ्रंट पे जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको भूख और एम्प्लॉयमेंट की बात ना लगे, पर आम दिन में अगर आपके पास रोजगार नहीं है और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप महीने का खर्चा, हफ्ते का खर्चा, दिन का खर्चा ना निकाल पा रहे हो, तो ये आपको उद्वेलित करता है, आपको परेशान करता है। और इसके साथ आपको ये लगता है कि भाई हमारी सरकारें क्या कर रही हैं। अच्छा, फिर याद भी आता है कि भाई कहा गया कि पहले जो यूपीए की सरकार थी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग शिकायतें करते थे कि महंगाई बढ़ गई है और सड़कों पर बैठ जाते थे और कहते थे कि भाई रोजगार नहीं है। और उस वक्त कहा गया कि हर साल 2 करोड़ रोजगार हम पैदा करेंगे। अब वो 2 करोड़ रोजगार पैदा तो नहीं हुए, और आप ये देख रहे हैं कि जो यूथ डिविडेंड है हमारे सामने, जो यूथ आज मार्केट में आ रहा है, वो एक बड़ी संख्या है। आप ये देखिए कि खबरें ये आ रही हैं कि आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स में, बड़े इंस्टीट्यूशंस में 38 से 40% लोग उनको रोजगार नहीं मिला है। प्लेसमेंट जिसको कहते हैं, 7,000 का आंकड़ा सामने आया। अगर वही स्थिति इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं उनकी स्थिति है, तो ये बात जरूर है कि लोगों के दिमाग में ये मुद्दे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है, उसको जवाब देना होगा इस बात के लिए। तो वो क्या कहेंगे? लोकल नेता तो को जनता के सामने, मोदी जी को तो सामने जनता के सामने आना नहीं पड़ता है, बड़े भारी सिक्योरिटी गार्ड में रहते हैं। पर जो एमपी है या जो चुनाव लड़ रहा है, उसको तो जनता के बीच में जाना पड़ता है वोट मांगने। आज खबरें आई थी पिछले दिनों, अगर आपको याद हो, कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे पंजाब में, हरियाणा में, जब वो जनता के बीच में गए तो उनको बड़ा गुस्से का सामना करना पड़ा फार्मर्स, किसानों ने। और बिल्कुल, और इसी से मिलता जुलता सतीश जी मैं सवाल लेना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं राजवीर जी। राजवीर जी, अभी जैसा सतीश जी भी जिक्र कर रहे थे, और जब 3 महीने से, पिछले 3 महीने से चुनावी दौर पे हमने देखा प्रचार प्रसार के लिए, चाहे वो डॉक्टर अरविंद शर्मा हो, अशोक तंवर हो, जब पहुंच रहे थे जनता के बीच में, तो कई दफा या तो रैली कैंसिल करनी पड़ जा रही थी, कहीं काफिला रोक दिया जा रहा था, कई किसान घेर भी ले रहे थे। इस प्रकार की तस्वीरें सामने आई। अंत में प्रधानमंत्री की रैलियां, तो ये जो नाराजगी है, क्या ये रैलियों से, प्रधानमंत्री की रैलियों से धुल जाएगी? इतना आसान लगता है और आपके पक्ष में वोट पड़ जाएंगे अगर पीएम के नाम पे ही, चूंकि आप चुनाव लड़ते आए, 400 पार का नारा देते आए? तो ये जो किसानों की नाराजगी और तो ये विरोध वाली बात है, मैं इससे सहमत हूँ। हमारा विरोध किया गया है 2-3 जगह। अशोक तंवर जी के साथ भी ऐसी घटना घटी, अरविंद शर्मा जी के साथ भी घटी है
ऐसी घटनाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये किसान आंदोलन बाद जो ये परिस्थितियां बदली है, ये लोग हैं जो 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर, 2019 में भी और 2024 में भी ये दो पार्टियों का तोला उतार के किसान का तोला उड़ के किसानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं ये लोग। क्योंकि इनकी बार बार ये किसी न किसी नेता के साथ मिले वगैरह वो सोशल मीडिया पे मिली है। एक बात, कोई भी अगर किसी का मुद्दा है तो संवाद से होता है समाधान। वो पापा हमारे गांव में कोई आ गया, हम उसका मान सम्मान करने की बजाय मान सम्मान मत करो और उसके इज्जत के गाहक बन जावे, हम माने कि हम उसका अपमान करें। सवाल पूछने के सवाल तो मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने बिल्कुल ओपन ऑफर दे रखा है। भाई कोई किसी का विवाद है, कोई बात करनी है तो ये, लेकिन गाँव में तो ये ड्रामा किया जा रहा है। सिर्फ हमारे जो नेता है उनको अपमानित करने की कोशिश है। और मैं नहीं मानता हरियाणा सरकार ने जो किसानों के लिए किया है, सरकार ने जो किया है वो कम है। 14 फसलें MSP में खरीदी जा रही है, ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। भावांतर भरपाई योजना से उनको मुआवजा दिया जा रहा है। फसल बीमा योजना है, उससे उनका मुआवजा दिया जा रहा है। एक बात, PM किसान निधि, अगर कोई मतलब है 5 का किसान है तो उसे 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं। ये किसी सरकार ने नहीं किया था, ये भारतीय नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की सरकार ने संभव करके दिखाया था। इन्हें किसानों से कोई लेना देना नहीं है। इनकी पसंद का आदमी सत्ता में नहीं है, वो चाहे केंद्र में है चाहे वो राज्य में है। सिर्फ ये विरोध, कोई विरोध नहीं है। ठीक है, अजय शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ बने हुए हैं, मैं चाहूँ कि अजय जी के पास आऊँ एक बार। अजय जी, क्या हरियाणा में ये जो इस बार का लोकसभा चुनाव है, मैं समझना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि पहले के जो चुनाव हुए हैं उसके मुकाबले कुछ अलग तो है? मैं समझना चाहूँगा क्या डिफरेंस वोटर्स जो है वो फील करके वोट कास्ट करने के लिए अपने स्टेशन पर पहुंच रही है, या आगे किस तरीके से हरियाणा की सियासत को देख रही है? क्योंकि अब विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ये तमाम बातें क्या कुछ डिफरेंस ला रही हैं इस बार के चुनाव में हरियाणा की सियासत में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये इस बार डिफरेंस तो है। और जिस तरीके से अभी कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री को चेंज किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी इंटेलिजेंस है या उनकी अपनी जो टीम है वो जानती है कि इस बार काफी बड़ा चेंज है। और जिसे हम कभी कभी पत्रकारिता की लैंग्वेज में अंडर करंट कहते हैं, तो जो अंडर करंट है या अंदर खाने जो चीजें सुलग रही हैं वो उनको बता रही हैं कि इस बार बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है। क्योंकि हम जब कहते हैं और वो करते नहीं है, या फिर हमारी जो पॉलिसीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं या फिर इतनी एग्रेसिव होती हैं। क्योंकि हमने अभी तक जितनी भी पॉलिसीज देखी कांग्रेस के समय में, वो बड़ी उदारवादी हुआ करती थी। अब जो है पॉलिसीज जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं और कभी कभी इतनी ज़्यादा कठोर हो जाती हैं कि आम आदमी, जिसको चाहे वो किसान हो या फिर आम आदमी हो, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। और यदि उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, सवाल करता है, तो उसको कहा जाता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, इसको तुम मानो, स्वीकार करो। तो यहाँ पर यानी कि एक तरह से इम्पोज हो जाती हैं वो चीजें, उन पर थोपी जाती हैं कि ये आपके लिए बेहतर है। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय में इस तरह के जो बदलाव आए हैं और जिसको लेकर बाकायदा काफी लंबे स्तर पर, बड़े स्तर पर प्रचार और प्रसार किया जाता है और समझाने की कोशिश की जाती है और एक माइंडसेट करने की कोशिश की जाती है कि यही आपके लिए बेहतर है, ये अच्छा है और हम जो कुछ कर रहे हैं वही अच्छा है। और इसके अलावा जो एक नैरेटिव सेट करने वाली जो राजनीति है, मतलब कुछ राजनीति के अंदर से नैरेटिव सेट करना या माइंड सेट कर देना, या फिर हम जो लेकर आए वही सही है और सवाल जवाब से बचना, ये सब जो चीजें हैं, इसने हरियाणा के अलावा बाकी के राज्यों को भी डिस्टर्ब किया है, सोचने पर मजबूर किया है। और जब कोई सरकार काफी लंबे समय से सत्ता में रहती है तो फिर फर्क तो पड़ता ही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। अब नायाब सिंह सैनी को यदि अब लास्ट मूवमेंट पर लेकर आए हैं, मनोहर लाल खट्टर को आपने हटाया है, इसका मतलब यह है कि आप जानते हैं आपके लिए राह मुश्किल है और ये सब कुछ होने वाला नहीं है। और ये जो जोड़ तोड़ की जो राजनीति है, विधायकों का इधर से उधर चले जाना या सांसदों का इधर से उधर चले जाना या सब कुछ हो जाना, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। अजय जी, मैं यही समझना चाह रहा था कि क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है अलग नजर आई हैं, एक कंक्लूड करके आपने स्थितियों को बताने का बहुत शानदार मैंने प्रयास किया और वाकई इसीलिए ये समझ में आ रहा है कि ये जो चुनाव है और इसका जो परिणाम होगा वो बहुत कुछ और संकेत देगा।
आने वाले फिलहाल समय में। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और क्या हर किसी का पक्ष है वो दलों ने भी रखा है, क्या मौजूदा स्थिति समझ पड़ रही है, वो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए थे लगातार।